दोस्तों वर्ल्ड की मोस्ट एवं एक्सट्रीम साइटों में से कोई एक है तो वो है द ग्रेट गीजा प्लेटू। ये ग्रेट गीजा प्लेटू दोस्तों 5 पिरामिड्स है, पिरामिड्स ऑफ खुफू, पिरामिड्स ऑफ खाफरे, पिरामिड्स ऑफ मेनकोरे, पिरामिड्स ऑफ स्फिंक्स एंड द ग्रेट गीजा पिरामिड इटसेल्फ। ये ग्रेट गीजा पिरामिड्स तो दोस्तों वर्ल्ड की यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी आते हैं, तो ये तो काफ़ी फेमस है और काफ़ी टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी है। लेकिन दोस्तों इसमें आखिर आज हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि पिरामिड्स हमेशा ही रिसर्च का पार्ट रहे, स्टडी का पार्ट रहे, लेकिन इसमें कुछ इनोवेशंस होती रही टाइम पे, इसमें रिसर्च होती रही। तो वो कौन कौन सी ऐसी रिसर्च है, कौन कौन सी ऐसी स्टडीज़ हैं जो इस पर हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पिरामिड्स हैं अराउंड 2500 to 2600 BCs में बने हैं और इन्हें ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट रूलर ऑफ इजिप्ट डायनेस्टी ने बनवाया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसके बारे में देखते हैं, बट बिफोर दैट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों बात है ये मई 1900 की। द वर्ल्ड के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और इजिप्टोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर बेरसेंटी ने अपनी रिसर्च को ज़ेत अल अरीन जो कि अपर पार्ट ऑफ द इजिप्ट में लोकेटेड है उस पर लेड पिरामिड पे अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने का फैसला लिया। वैसे भी दोस्तों अलेक्जेंडर बेरसेंटी अपनी 1891 की रिसर्च के लिए और डिस्कवरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। अलेक्जेंडर बेरसेंटी ने 1891 में दोस्तों जो 18th रूलर ऑफ फरो डायनेस्टी इजिप्ट में थे, तो उनकी जो टॉम्ब थी, उनकी जो कब्र थी, उसकी डिस्कवरी उन्होंने की थी। तब से वे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसके पहले भी दोस्तों अलेक्जेंडर बेरसेंटी एंटिक इजिप्टियन सोसाइटीज़ जो थी, सर्वेज जो थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा भाग लिया और कई डिकेड्स तक उसमें काम किया। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लेड पिरामिड जो कि ज़ेत अल अरीन पे लोकेटेड था, वहाँ पे जैसे स्टार्ट किया तो उन्होंने ऐसा देखा कि विथ हिज पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो है ये जो पिरामिड बना हुआ है, ये पिरामिड्स जो है ये लाइमस्टोन से बना हुआ है, ये जिस भी पत्थर से बना हुआ है, ये पत्थर पाइल ऑफ रबल है, मीन्स मलबे का ढेर है, इसका कोई ऑफ यूज़ नहीं है, नन ऑफ यूज़ है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी रिसर्च को कैरी आउट किया, चालू रखा। फिर उन्होंने सबटेरेनियन चैम्बर्स की खोज की। सबटेरेनियन चैम्बर्स उसी पिरामिड्स के नीचे छोटे छोटे रूम जैसे चैम्बर्स बने थे, लेकिन दोस्तों उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इनोवेशन या कोई भी डेकोरेशन या किसी भी प्रकार के दरवाजे खिड़की कुछ भी नहीं थे। ये केवल एक रूम्स बने हुए थे जो कि नॉर्मली मिट्टी के या स्टोन्स के बना दिए जाते हैं। इन रूमों में दोस्तों शायद ऐसा डिस्कवरर्स या रिसर्चर्स का कहना है कि ये इसलिए रूम बनाए गए थे ताकि जो थिप्स रहते थे, जो बर्गलर्स रहते थे, उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। तो दोस्तों ज़ेत अल अरीन पे इतनी रिसर्च करने के बाद भी अलेक्जेंडर बेरसेंटी और उनकी टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ और वे काफ़ी होपलेसली वहाँ से जाने को मजबूर हो गए। उनकी टीम और उन्होंने डिसाइड किया कि रोड से गीज़ा तक न जाके बल्कि टेरेन्स जो कि सैंड्स के टेरेन्स थे उससे ट्रैवल करके गीज़ा तक जाया जाए, ताकि अगर कोई हो सकता है कि एक्सेप्शनली साइट्स उनके नज़र में आ जाए और वे वहाँ पे अपनी विदाउट वेस्टिंग मनी और टाइम वहाँ पे वे अपना काम स्टार्ट कर सके। लेकिन दोस्तों जैसे ही वे अपने प्लेटू गीज़ा प्लेटू से आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे उन्होंने टेरेन्स तो देखे, लेकिन टेरेन्स के आसपास उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक ऐसा टेरेन दिखा जिसके अगल बगल ग्रेनाइट्स के टुकड़े पड़े हुए थे। वे जैसे ही उसके पास चढ़ते हैं और पास पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे न केवल ग्रेनाइट्स के टुकड़े बल्कि बिल्डिंग ब्लॉक्स और बड़े बड़े लाइमस्टोन्स के ब्लॉक भी वहाँ पे थे। उन्हें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे हो न हो कोई बड़ा टॉम्ब यानी किसी की बड़ी कब्र, यह हो सकता है कि कुछ बड़ा यहाँ पे ज़रूर हो। लेकिन दोस्तों 1830 से जब से इजिप्टोलॉजिस्ट अपनी ज़ेत अल अरीन पे डिस्कवरीज और रिसर्चेस कर रहे हैं, कभी भी किसी भी बुक में, किसी भी मैगजीन्स पे आज तक ऐसा जिक्र नहीं आया था कि वहाँ पे कुछ ग्रेनाइट्स के टुकड़े या बिल्डिंग ब्लॉक्स या लाइमस्टोन्स कुछ भी हो। इसीलिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग था अलेक्जेंडर बेरसेंटी और उनकी टीम के लिए। लेकिन उन्होंने बिना देरी किए हुए इस जगह को नोट किया और उसके बाद वे वहाँ से आगे बढ़ गए। नेक्स्ट डे और विद इन 2 days दोस्तों वे अपने 50 मैन्स की क्रू के साथ उस साइट पे पहुंच गए और उस साइट्स का उन्होंने रिसर्च वर्क्स और एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों एक्सकवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स इजीली 1 by 1 रिमूव किए जाते हैं। लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स जैसे पूरे रिमूव कर लिए जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे एक पिट देखने को मिलता है। पिट यानी होल दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सा गड्ढा। इस बहुत बड़े से गड्ढे को प्रिवेंट करने के लिए, सैंड से बचाने के लिए इन लाइमस्टोन्स के बड़े बड़े ब्लॉक्स का यूज़ किया गया होगा, ऐसा रिसर्चर्स का
कहना था दोस्तों। और जब हम गहराई में जाते हैं और खुदाई करते हैं तो अबाउट 21 मीटर्स की जब तक हम लोग डेप्थ तक पहुंचते हैं वहाँ पे हमें पिंक ग्रेनाइट्स मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो पिंक ग्रेनाइट है ये उस एरिया पे तो पाना इम्पॉसिबल है, तो फिर ये आया तो आया कहाँ से, और अगर आया तो फिर ये किस चीज़ के लिए आया? चूँकि जो पिंक ग्रेनाइट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो एक्सपेंसिव ग्रेनाइट्स को आखिर ये डेजर्ट्स में क्यों लाया गया? तो इसलिए इस चीज़ को पता करने के लिए रिसर्चर्स ने फर्दर मोर एक्सकवेशन जारी रखा। जैसे ही फर्दर मोर एक्सकवेशन होता है दोस्तों, वहाँ पर पिंक ग्रेनाइट्स की वॉल और मिलती हैं और उनकी लेयर्स मिलती हैं और वो कंटिन्यू रहता है अप टू फ्यू मोर मीटर्स तक। लेकिन ये दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? एक्सकवेशन के प्रोसेस के दौरान ही दोस्तों कुछ ऐसे स्टोन्स मिलते हैं जिन पे कुछ न कुछ इनक्रिप्टेड रहता है और लोगों का ऐसा मानना था कि उस इनक्रिप्टेड स्टोन्स का कुछ न कुछ मतलब होगा, तो उन्हें रिसर्चर्स के पास स्टडी के लिए भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों रिसर्चर्स भी कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाते और उसमें क्या लिखा हुआ है ये पता लगाने में फेल हो जाते हैं। खुदाई जारी रखते हैं। खुदाई जैसे ही दोस्तों हमें एक वैट मिलता है, यानी एक टैंक जो कि ओवल शेप अंडाकार शेप का रहता है, जिसकी लेंथ 1.5 मीटर रहती है। और दोस्तों ये आश्चर्य कर देने वाली बात है कि जो पिंक ग्रेनाइट है जो कि सबसे कॉस्टली है, उससे ये पूरा वैट यानी टैंक बनाया जाता है। और दोस्तों ये पिंक टैंक की इंटरनल सरफेस जो रहता है उसको मिरर के जैसे शाइनिंग क्रिएट कर दिया जाता है कि वो शाइन लाइक अ मिरर रहे। उस वैट को दोस्तों ऊपर से एक लिड के द्वारा यानी एक ढक्कन के द्वारा ढक दिया जाता है और उसके ऊपर से लाइमस्टोन का प्लास्टर और फिर उसके ऊपर से क्ले का प्लास्टर कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि आखिर ये वैट में है क्या? जैसे ही उसे वैट को ईजिली और स्मूथली ओपन किया जाता है, उसके अंदर दोस्तों कोई भी आर्टिफैक्ट सामान या आर्टिफिशियल सामान या हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी ज्वेलरी नहीं मिलती है। ये जो वैट है, टैंक है, टोटली खाली रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि आखिर ये वैट का टैंक यहाँ क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया और किसने इसे बनाया? दोस्तों अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी का अभी भी ये मानना था कि हो ना हो यहाँ कोई ना कोई सबटेरेनियन चैम्बर्स जरूर होंगे, क्योंकि सेम सबटेरेनियन चैम्बर्स ज़ैतल एरियन पे भी पिरामिड्स में उन्हें देखने को मिले। तो ये उनका मानना था कि पिंक ग्रेनाइट्स के नीचे सबटेरेनियन चैम्बर्स तो ज़रूर होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पिंक ग्रेनाइट्स के नीचे जाते हैं, खुदाई करके जाते हैं, तो उन्हें देखने को मिलता है कि एक सीढ़ी देखने को मिलती है। वो सीढ़ी दोस्तों इतनी ज़्यादा गहरी रहती है कि ऐसा रिसर्चर्स का मानना था कि वो वर्कमैन के द्वारा तो नहीं यूज़ की गई होंगी। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की गई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ऑन मार्च 31 दोस्तों 5 ऐसे तूफान आए जिसके कारण वो जो पिट था वो 3 मीटर की हाइट तक वाटर से भर गया। लेकिन दोस्तों जैसे ही पानी रुका, अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी और उनकी टीम वहाँ पर पहुँचकर पिट का इंस्पेक्शन करती है। वहाँ पे उन्होंने पाया कि वाटर जो है 2 मीटर तक की हाइट तक रह गया। 1 मीटर वाटर कहाँ गया किसी को ये बात नहीं पता थी। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये पॉइंट आउट करता है कि जो अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी की बात कह रहे थे कि ये सबटेरेनियन चैम्बर्स हो सकते हैं इसके नीचे, वो मे बी पॉसिबली भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ईयर 1906 आने तक उनकी खुदाई चालू रहती, बट 1906 में जो कंपनी उन्हें फंड दे रही थी उन्होंने फंड देना बंद कर दिया। सो द ऑलमोस्ट ऑल प्रोजेक्ट्स जो कि वहाँ चल रहे थे वो बंद हो जाते हैं। दोस्तों आखिर अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी ने हार नहीं मानी और ईयर 1911 में उन्हें फंडिंग मिल ही गई और उन्होंने अपना एक्सकवेशन का प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दी। इस बार उन्होंने तय किया कि पिट के ईस्टर्न साइड से होल किया जाएगा और एक टनल बनाई जाएगी। वो टनल सबटेरेनियन चैम्बर्स में डायरेक्ट एंटर होगी। लेकिन दोस्तों वो सबटेरेनियन चैम्बर से पहुंचने से पहले उन्हें बड़े बड़े ब्लॉक्स जो कि सीमेंट्स के मोर्टार के बने हुए थे उनका सामना करना था। ये ब्लॉक्स को हटा पाना बड़ा ही डिफिकल्ट था। इन्हीं ब्लॉक्स को हटाने में दोस्तों इनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया और फिर से उनकी सारी मनी ख़त्म हो गई। दोबारा दोस्तों इन्हें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी टाइम और काफ़ी पैसे लग गए। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 भी चालू हो गया था, इसीलिए जो साइट थी वो 1970 तक क्लोज हो गई। जब 1917 के बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 ओवर हो गया फिर से ये साइटें खुली, तब तक अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी की डेथ हो चुकी थी एट द एज ऑफ
1959। दोस्तों एल्बर्टो बेरसेंटी की डेथ के बाद कभी भी किसी ने इस साइट पे विजिट नहीं हुआ और शायद यही वजह थी कि 1950 तक ये साइट टोटली सैंड से भर गई थी। 1954 आते आते दोस्तों एक मूवी की वहां पे शूटिंग होना था। उस मूवी का नाम था द लैंड ऑफ फरो। उस मूवी की शूटिंग्स के लिए वहां पे फिर वो सैंड्स को रिमूव किया गया और वहां पे वो मूवी की शूटिंग हुई। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसे विजुअल्स भी सामने आए जिसे देखकर दो इटालियन स्कॉलर मैरीगोलियो एंड सेलेस्टा रिनाल्डी दोनों ने यह तय किया कि यहाँ पे फर्दर रिसर्च वर्क्स और एक्सकवेशन को कैरी आउट किए गए। वे 1960 तक वहाँ पे पहुँच गए। 1964 में दोस्तों मिलिट्री ने डिसाइड किया कि इस साइट को एज अ मिलिट्री साइट के रूप में डिक्लेयर कर देना चाहिए और गवर्नमेंट ने मान भी लिया। इसीलिए दोस्तों 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट ने इस साइट को मिलिट्री साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? द गवर्नमेंट खुद ही जानती थी कि ये साइट ऐसे कुछ एक्सप्लोरेशन से भरी हुई है, कुछ डिस्कवरी से, जो कि पिरामिड्स और इजिप्ट के बारे में काफ़ी कुछ बता सकती। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये पता नहीं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और इजिप्टियोलॉजिस्ट का ये भी कहना है दोस्तों कि ऐसा शायद इसलिए गवर्नमेंट ने किया था क्योंकि यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च वर्क्स के लिए कुछ भी नहीं बचा। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि वहाँ पे जो पिट मिला था जो कि लाइमस्टोन के बड़े बड़े ब्लॉक से भरा हुआ था, तो आखिर फिर वो अगर वो फाउंडेशन ही बनाना था पिरामिड की ज़ेरेतलेरियन पे, तो फिर वो फाउंडेशन तो नॉर्मल ब्लॉक से भी बनाए जा सकते थे। तो फिर वहाँ इतने बड़े बड़े लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज़ क्यों किया गया और वो वहाँ पे पिट क्यों बनाया गया? तीसरी बात यहाँ पे सामने आती है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो पिंक ग्रेनाइट है दोस्तों, ऐसा माना जाता है पिंक ग्रेनाइट केवल आसवन शहर जो कि 580 माइल्स वहाँ से दूर था। तो जो 580 माइल्स दूर शहर है आसवन, वहाँ से अगर हमें पिंक ग्रेनाइट्स को लाना है तो वो नाइल रिवर्स के होते हुए वो पिंक ग्रेनाइट यहाँ तक पहुँचा होगा। तो आखिर ये पिंक ग्रेनाइट जो कि इतना वर्ल्ड में वैल्यूएबल और मनी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसे यहाँ पे क्यों लाया गया? थर्ड क्वेश्चन राइज होता है दोस्तों कि जो वहाँ पे वैट मिला, जो वहाँ पे स्टोन्स पे इंस्क्रिप्शंस मिले, तो फिर वो वहाँ पे क्या कह रहे थे, उनका क्या मानना था, उन पे रिसर्चर्स ने फिर फर्दर रिसर्च क्यों नहीं की? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका फर्दर फिर कोई भी जवाब नहीं मिल पाया दोस्तों, और इस साइट को टोटली इनएक्सेसिबल टू द फॉरेनर्स कर दी गई। और 1960 में दोस्तों फिर एडवर्ड कर्नेल ने डिसाइड किया कि यहाँ पे फर्दर कुछ ऐसी रिसर्च उन्होंने की जिसके बाद फिर वहाँ पे रिसर्च कैरी आउट किया गया। तो दोस्तों 1964 के गवर्नमेंट एक्शन के बाद ये ज़ेरेतलेरियन साइट टोटली इनएक्सेसिबल हो गई फॉरेनर्स और रिसर्चर्स के लिए। लेकिन 1962 में एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था फरो पम्प। ये बुक दोस्तों एडवर्ड कनकेल के द्वारा पब्लिश की गई थी। इस बुक में दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसने काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। दोस्तों एडवर्ड कनकेल का मानना था कि ये जो ग्रेट गीज़ा पिरामिड है ये एज अ वाटर स्टोरेज का काम करता है। इसमें दो इनलेट पाइप्स लगाए गए हैं। एक जो पाइप है वो अपर और मिडिल चैम्बर से वाटर को कलेक्ट करता है, एक पाइप जो है दोस्तों वो सबटेरेनियन चैम्बर से पानी को कलेक्ट करता है। अब दोस्तों ये बात सबटेरेनियन चैम्बर्स की तो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन अलेक्जेंड्रो बेरसेंटी ने जब लाइट पिरामिड्स पे ज़ेरेतलेरियन पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये बात जरूर मेंशन की थी कि वहाँ सबटेरेनियन चैम्बर्स फाइंड हुए थे ताकि वो थिफ्स को फूल किया जा सके। लेकिन एक्चुअली वो थिफ्स को फूल न करके दोस्तों ये सबटेरेनियन चैम्बर्स एज अ वाटर स्टोरेज के काम आते थे, और यहाँ से वाटर को कलेक्ट करके और अपर मिडिल चैम्बर से एक सिंगल पाइप के द्वारा इन्हें इरिगेशनल लैंड तक ये टोटल वाटर को पहुंचाया जाता था। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि आखिर वाटर आता कहाँ से? तो दोस्तों इसका भी जवाब उस बुक में लिखा गया था कि वाटर जो है वेस्टर्न साइड ऑफ द नील या लेक मॉरिस से एक एलिवेशन पे वाटर को अपलिफ्ट करके फिर वहाँ से ड्यू टू ग्रेविटी पुल के कारण वहाँ से वाटर को पिरामिड तक पहुँचाया जाता। अब ग्रेविटी पुल के कारण दोस्तों वहाँ पे जो पंप का यूज़ किया जाता था वो कोई भी ऐसा पंप नहीं था जिसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़े या कोई भी वॉल्व की ज़रूरत पड़े, इसीलिए वहाँ पे रैम पंप का मेंशन किया गया कि अगर रैम पंप का हम लोग यूज़ करते तो वो ग्रेविटी पुल्स के सहारे वाटर जो है सीधे द ग्रेट गीज़ा पिरामिड्स तक पहुँच सकता है। लेकिन दोस्तों ये रैम पंप का जो आर्ग्यूमेंट था अभी भी रिसर्चर्स और इंजीनियर्स इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी राइज होता है दोस्तों कि जो द ग्रेट पिरामिड है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ग्रेट पिरामिड्स को ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन ब्लॉक्स से बनाया गया है, जिसका इंडिविजुअल एक ब्लॉक्स का वेट जो रहता है वो 25 to 80 टन से। मीन्स अगर 12 ब्लॉक्स को हमें 24 आवर्स में एक जगह पिरामिड पे सेटअप करते हैं तो और अगर हम 7 डेज काम करते हैं तो ऑलमोस्ट मोर देन 20 ईयर्स का टाइम हमें इस पिरामिड को बनाने में लग गया होगा। तो आखिर ये जो ब्लॉक्स को हम लोग सेटअप किए और ये पिरामिड्स बनाए दोस्तों, जिसकी ऑलमोस्ट वैल्यूएशन उस टाइम $5 बिलियन रही होगी,
दोस्तों ये आखिर इतना कॉस्टली तो पिरामिड क्यों बनाया गया? अगर टॉम भी बनाना था, कब्र बनानी थी दोस्तों, तो फिर इतनी महंगी कब्र क्यों बनाई गई? क्वेश्चन तो यहाँ पे ये भी अराइज हो रहा था दोस्तों कि द ग्रेट गीज़ा पिरामिड से जो वाटर है, तो वाटर वहाँ से लेके कहाँ जा रहा था? तो दोस्तों ये वाटर वहाँ से लेके जो साइट अलेजेंड्रो बेरसेंटी ने डिस्कवर की थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि वहाँ जो ओवल टैंक मिला था जिसकी लेंथ 1.5 मीटर थी, ये दोस्तों वहाँ जो पिट मिला था, उस पिट में वाटर वो स्टेप से होते हुए इनसाइड जाता था और इनसाइड ही वो वाटर इरिगेशनल लैंड तक अंडर इरिगेशन सिस्टम्स के द्वारा सप्लाई हुआ था। दोस्तों ये 1999 में जॉन कैडमैन जो कि एक मरीन इंजीनियर थे, वो एक बुक स्टोर से बुक खरीदते हैं जिसका नाम रहता है द फरो पब, जो कि एडवर्ड कनकिल के द्वारा 1962 में लिखी गई थी। दोस्तों इस बुक में कुछ ऐसे विजुअल थे जिन्हें देख के वे काफ़ी सरप्राइज हो गए। उन्होंने देखा कि जो पिट के बारे में अलेजेंड्रो बेरसेंटी ने बताया था, वो पिट में बेसिकली कुछ स्पॉट्स है। वो स्पॉट्स दोस्तों जब वाटर हाई स्पीड से कहीं भी फ्लो करके किसी भी पाइप से या किसी भी जगह से जाता है, तो वहाँ पे गैस बबल्स के द्वारा या वाटर के बबल्स के द्वारा वहाँ पे कुछ कैविएशन प्रोसेस हो जाता है। वो कैविएशन प्रोसेस आफ्टर सम टाइम वहाँ पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर कुछ समय बाद दोस्तों वहाँ होल हो जाता है। तो उसी के वहाँ पे दाग जो कि सीलिंग्स पे, पिट के सीलिंग पे देखे जा रहे थे, तो उनको ये श्योर हो गया कि हो ना हो यहाँ पे कभी न कभी वाटर तो जरूर था। लेकिन दोस्तों अब ये रैम पंप का कंसेप्ट उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास हाइड्रोलिक्स का काफ़ी एक्सपीरियंस था और वो ऑलरेडी मैरीन इंजीनियर थे। तो उन्होंने ये तय किया कि चलो ये रैम पंप को एज इट इज़ जो कि मॉडल एडवर्ड कनकिल ने बताया है उसी में क्रिएट करते। दोस्तों विद इन 4 ईयर उन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया, लेकिन जो रैम पंप का मॉडल उन्होंने क्रिएट किया वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लीकेज, कुछ क्रैकिंग वगैरह थी, तो इसलिए वो फेल हो गया। सेकंड थर्ड मॉडल भी दोस्तों ऐसे ही फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और विद इन 5 to 10 ईयर्स के टाइम के अंदर उन्होंने एक ऐसा मॉडल जनरेट किया रैम पंप का, जो कि वाटर रिजर्वायर से लेता था और उस रिजर्वायर पे वाटर को 500 पाउंड्स वजनी एक सब्सटेंस जो कि सिरेमिक से बना हुआ, सीमेंट से बना हुआ सब्सटेंस था, जो कि ज़मीन के अंदर रखा हुआ था, उसमें वो वाटर जाता था और उस वाटर को वहाँ स्टोर किया जाता था। लेकिन दोस्तों ये डिस्कवरी जो थी, रैम पंप की बस डिस्कवरी नहीं यहाँ पे ख़त्म होती, यहाँ पे एक नई डिस्कवरी भी दोस्तों हुई। जैसे ही वाटर वहाँ से रिजर्वायर से उस टैंक्स के अंदर जाता है, जो कि एक 500 पाउंड्स का वजनी टैंक्स ज़मीन के अंदर था, उसमें जैसे ही वेव्स पहुँचती हैं वाटर की, उसमें कुछ कंप्रेशन जनरेट होता है। दोस्तों ये कुछ ऐसी वेव्स जनरेट हुई जिनको इन्होंने नाम दिया कि पल्स वेव। ये तो दोस्तों जैसे ही ये पल्स वेव अपर पार्ट ऑफ द ग्रेनाइट से पहुंचती थी पिरामिड्स के अंदर, तो वहाँ पे एक आयनाइजेशन एटमॉस्फेयर में क्रिएट हो जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि जैसे ही आयनाइजेशन होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पल्स वेव और आयनाइजेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अब दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो क्या ये पिरामिड्स जो कि गीज़ा पिरामिड है, ये केवल वाटर स्टोरेज के काम आता था या इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता था? क्योंकि दोस्तों ऐसा ही कुछ 1905 में टेस्ला ने अपने मॉडल जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड्स जिसका मॉडल का नाम था, तो इस मॉडल में भी दोस्तों इन्होंने ऐसे ही करने की कोशिश की थी। इन्होंने एक टावर बनाया था जो कि 187 फुट टॉल था, जो डोम था वो अप्रॉक्स 55 टन वेट का था, जिसे एक कंडक्टिव मेटल्स के द्वारा बनाया गया था। उनका भी ऐसे ही मानना था कि ये पिरामिड्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जा सकता है और जनरेट भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों फंडिंग की कमी हो जाने के कारण टेस्ला का ये मॉडल पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों 2018 में एक स्टडी पब्लिश होती है जर्नल्स ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में, जिसमें ये बात का जिक्र किया जाता है कि जो ग्रेट पिरामिड्स हैं वो रेडियो वेव पे रिस्पॉन्ड करते हैं और इनकी एबिलिटी है कि ये रेडियो वेव्स को अपने इंटरनल चैम्बर्स और बेस पे कंसंट्रेट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों 2018 की स्टडी में ये कम्प्लीटली प्रूव हो जाता है कि जॉन कैडमैन जो कह रहे थे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, वो टोटली ट्रू है, क्योंकि जब रेडियो वेव्स का वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे जनरेट हो सकती। दूसरी बात दोस्तों, वहाँ पे जो रैम पंप्स की डिस्कवरी थी वो टोटली एडवर्ड कनकिल की बात को प्रूव कर देती है कि जो वो अपनी बुक्स में बात, फरो पंप में बात कह रहे थे कि वेस्ट ऑफ नाइल रिवर से वाटर को पिरामिड में लाया गया होगा। पिरामिड्स में 2 चैम्बर्स बनाए गए थे, जो कि एक अपर पार्ट से वाटर को मिडिल पार्ट से कलेक्ट करता था, एक दूसरा इनलेट सबटेरेनियन चैम्बर से वाटर को कलेक्ट करता था दोस्तों। और इन दोनों ही चैम्बर से वाटर को कलेक्ट करने के बाद एक सिंगल पाइप्स के थ्रू इसे इरिगेशनल के लिए पिट में भेजा जाता था, जो कि अलेजेंड्रो बेरसेंटी ने डिस्कवर किया था। इस पिट में दोस्तों जो क्रीवाइसेस थे उसी को देख के जॉन कैडमैन ने रैम पंप्स बनाया, जो गैस के बबल्स के कारण जो निशान रह गए थे उसी को देखकर जॉन कैडमैन ने रैम पंप बनाए। रैम पंप बनने से दोस्तों केवल ये बात एडवर्ड कनकिल की नहीं प्रूव होती कि वाटर को वेस्ट नाइल से लाकर
ग्रेट पिरामिड में रखा गया, बल्कि ये भी प्रूव हो जाता है दोस्तों कि इसके पल्स जो वेव्स जनरेट होती हैं हाई स्पीड ऑफ द वाटर के कारण, उससे कहीं ना कहीं आयोनाइजेशन एयर में होता है और वो आयोनाइजेशन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती। तो दोस्तों जो टेस्ला 1905 में मॉडल अपना बना रहे थे डिज़ाइन ऑफ पिरामिड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिज़ाइन ऑफ पिरामिड मॉडल, तो वो फंडिंग के कारण स्टॉप हो गया। 1905 में भी दोस्तों वो मॉडल अगर कंप्लीट हो जाता तो ये बात जो हमें 2018 में पता चल रही है कि ग्रेट पिरामिड से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती थी, वे पहले ही हमें पता चल जाती। ये थी दोस्तों कंप्लीट डिस्कवरीज जो कि द ग्रेट गीज़ा प्लेटू और ग्रेट गीज़ा पिरामिड्स पे की जा चुकी हैं। फर्दर मोर डिस्कवरीज के लिए बने रहिए चैनल के साथ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।